दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा। आशी इस वक्त क्रिश के सीने से लगे हुए उसकी बाहों में सो रही थी। उसका सर क्रिश की मजबूत शोल्डर पर था और एक हाथ उसके सीने पर। क्रिश भी सारी दुनिया से बेखबर अपनी मासूम सी बीवी को अपने आगोश में लिए चैन की नींद सो रहा था। फ्लोर पर गिरे हुए बेदर्दी ढंग के कपड़े कमरे में रात भर चले खूबसूरत पलों की गवाही दे रहे थे। और तभी आसी, जो इस वक्त क्रिश की बाहों में सो रही थी, नींद में ही उसने अपनी करवट लेनी चाही। वह जैसे ही अपने बदन को घुमाती है, अचानक ही एक दर्द की लहर उसके बदन को तोड़ने लगी। आह की आवाज के साथ आसी के मुंह से एक चीख निकली, जिसके साथ ही उसकी आंखें झटके से खुल गईं और तभी उसकी नजर अपनी हालत पर गई। क्रिश और आसी एक ही ब्लैंकेट में बिना कपड़ों के थे। अब आसी को रात की सभी बातें याद आने लगी थीं। उसने क्रिश को किस तरह परेशान किया था और उसके बाद क्रिश ने किस तरह उसकी चटनी बनाई थी। इन बातों को याद करते हुए आसी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने धीरे से नजर घुमाकर क्रिश के चेहरे की तरफ देखा तो क्रिश का हैंडसम चेहरा, जिसमें इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, इसके फेस के खूबसूरत फीचर देखते हुए आसी उसके हुए दिल में अपने आप से बोली, गंदा खड़ूस ठरकी साइको, मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी विश क्या मांगी, खड़ूस ने एक भी विश पूरी नहीं की। देखना, एक दिन मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी और इसे सच्ची में बुढ़ा बना दूंगी। कहकर आशी धीरे से अपने ब्लैंकेट को संभालते हुए उठकर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से एक बार फिर दर्द भरी चीख निकली, क्योंकि उसे अपने बदन में बिल्कुल फर्स्ट नाइट की तरह ही दर्द हो रहा था। खास तौर से उसकी लोअर बॉडी में। उसकी आंखों में अब नमी उतर आई थी और तभी अचानक ही क्रिश की मजबूत बाहों ने उसे एक बार फिर झटके से वापस बिस्तर पर लेटा दिया। आसी को इस बात का एहसास ही नहीं था, इसलिए वह उसके लिए रेडी नहीं थी। अचानक ही एक बार फिर खुद को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और तभी क्रिश, जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक ही एक झटके में अगले ही पल आसी के मुंह ऊपर झुकते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला, कहाँ जा रही हो फायरफ्लाई, और रोतली सी क्यों हो तुम। क्रिश को अचानक ऐसा कहते हुए देख आसी थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ जा रही हो, मतलब बाथरूम में जा रही हूँ और तुम हटो यहाँ से, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम देखना। कहते हुए आसी ने बच्चों जैसा मुंह फुला लिया। वह क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आसी का ऐसा करना क्रिश को गुस्सा दिला रहा था। उसने अगले ही पल आसी के हाथों को अपनी एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया और उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, कोशिश भी मत करना फायरफ्लाई, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम खुद को मुझसे दूर करो, तुम्हें इसके लिए सजा भी मिल सकती है, याद रखना। और क्रिश की धमकी को सुनकर आसी थोड़ा घबरा गई। वह अपना सलाइवा गटकते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सजा? क्या तुम फिर से मुझे सजा दोगे? आसी मासूमियत से रोते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो साइको, तुम हर वक्त मुझे सजा देते हो, तुमने रात को भी मुझे बहुत तंग किया है और अभी भी कह रहे हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं करते, नहीं करते, अगर करते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं देते, और अभी भी देखो मुझे डरा रहे हो, तुमने मेरी एक भी विश पूरी नहीं की, ऊपर से मुझे डांटा। इन शब्दों को कहते हुए आसी बहुत ही मासूम लग रही थी
और उसकी बातों को सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई। उसने धीरे से झुककर आशी के गले पर लाइट किस करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा भी क्या किया? क्या तुम भूल गई फायरफ्लाई, कल हमारी वेडिंग नाइट थी। अब मैंने तो बस वही किया जो वेडिंग नाइट पर करते हैं। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं तो हम एक राउंड और कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश का एक हाथ ब्लैंकेट के अंदर ही धीरे धीरे आशी के ऊपर चलने लगा, जो महसूस कर आशी को अचानक अपने तन बदन में करंट सा महसूस हुआ। जो महसूस कर आशी अचानक ही कांप उठी, लेकिन क्रिश की बातों को सुनकर उसके गाल और कान जलने लगे। गालों पर एक बार फिर शर्म की लाली आ रही थी। आशी ने तुरंत ही थोड़ा शर्माते और घबराते हुए कहा, नहीं नहीं साइको, प्लीज अभी नहीं। साइको, तुम सचमुच के साइको हो। मुझे अभी भी अपनी बॉडी में दर्द हो रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इतने खड़ूस क्यों हो? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ फायरफ्लाई, और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। खैर बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? कहते हुए क्रिश के हाथ अपने आप ही ब्लैंकेट के अंदर आशी की कमर को छूने लगे। यहाँ यहाँ क्रिश के अचानक ऐसा करने से आशी के चेहरे पर शर्म की लाली उठी और शर्म के मारे थोड़ी सिसकते हुए बोली, साइको नहीं प्लीज। और आशी के इतना कहने पर क्रिश ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बताओ, यहाँ दर्द हो रहा है? आशी शर्माते हुए ब्लैंकेट के अंदर लगभग छुपने की कोशिश करते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाती है, जो देखकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आशी के कानों के पास जाकर अपनी मदहोश आवाज में कहा, यह पेन नहीं, लव है माय लव, जो तुम्हें देने का हक सिर्फ मुझे है। आई होप कि तुम्हें हमारी यह वेडिंग नाइट भी याद रहेगी और तुम्हें इस बुढ़े के बारे में अंदाजा हो गया होगा। वैसे मैं इससे भी ज़्यादा जवान हूँ, पर तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल करता हूँ, वरना अगर मैं सचमुच वह करता जैसे मैं करना चाहता था तो तुम मुझसे शिकायत करने के लायक भी नहीं रहती। एक बात याद रखना फायरफ्लाई, मुझे कभी गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर एक नादानी और हर एक बात मुझ पर असर होता है, और अगर मुझ पर तुम्हारी बेवकूफ़ियों का भी असर होने लगा तो तुम्हें हर रोज़ ही दर्द होगा जो शायद तुम झेलने के लिए स्ट्रांग नहीं हो। तुम्हें अपनी बहुत स्टेमिना भी ज़रूरत है। क्रिश की इन बातों में उसकी दीवानगी के साथ साथ उसकी धमकी भी छुपी हुई थी, जिसे सुनकर आशी एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उसे क्रिश की आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिसे देखकर आशी को कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब क्रिश धीरे धीरे आशी की कमर पर मालिश करने लगा, जो महसूस कर आशी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। आह साइको, एक बात पूछूं, जवाब दोगे ना? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो तुम मुझे बताने थे क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आशी की इस बात को सुनकर क्रिश अपनी नीली नज़रों से उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए बोला, हर बात कहनी जरूरी नहीं होती फायरफ्लाई, महसूस करना सीखो। इतना कहकर क्रिश धीरे से उससे अलग हुआ और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो फ्रेश होते हैं, फिर मेडिसिन ले लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्रिश आशी को अपनी गोद में उठाए हुए यूं ही अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है, और आशी को जब दोनों की कंडीशन का अंदाजा हुआ, उसकी आंखों शर्म से बंद हो गईं। तभी उसने मासूमियत से क्रिश से अपनी मीठी आवाज में कहा, हर बात महसूस करना ही काफ़ी नहीं है,
हमको कभी कभी बातों को कहना भी जरूरी है, जैसे मैं तुमसे कहती हूँ और हर रोज कह सकती हूँ, ओके आई लव यू। लेकिन तुम कभी नहीं कहते। तुमने मेरी तीनों विश भी पूरी नहीं की। तुम बहुत रूड हो। तुम देखना, अब मैं भी तुम्हें आई लव यू नहीं कहूँगी और तुमसे नाराज रहूँगी, तुमसे बात भी नहीं करूँगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा फील होता है जब तुम मुझे आई लव यू नहीं कहते। अब से मैं तुमसे कट्टी कट्टी कट्टी। कहते हुए आसी ने अपना मुंह फुला लिया और क्रिस उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपना सर झटक कर रह गया, यह सोचकर कि आसी एक बार फिर अपने बचपन में फालतू की बकवास कर रही है। थोड़ी ही देर में वह दोनों गुनगुने पानी में बात करने बैठे हुए थे। आसी को अपने बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। गुनगुने पानी को अपनी बॉडी पर फील कर उसे आराम महसूस हो रहा था। क्रिस उसे अपने सीने से लगाए हुए अपनी गोद में बैठाकर धीरे धीरे अपने हाथों से शावर दे रहा था और आशी मुंह फुलाते हुए उसके सीने से लगी हुई थी। तभी क्रिस का ध्यान आशी के होठों हाथों की मेहंदी पर गया, जो कि आशी के हाथों पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। मेहंदी का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था। इसे देखते हुए क्रिस धीरे से आशी के हाथ को अपनी मजबूत उंगलियों में जकड़ते हुए हल्का सा किस किया और यूं ही अपनी नीली नजरों से आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी फायरफ्लाई, और तुम्हारी मेहंदी वह भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। क्रिश के मुंह से अचानक यह सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि क्रिश फाइनली उसकी मेहंदी और खूबसूरती की तारीफ करेगा। वह अपनी नाराजगी भूलकर अचानक ही क्रिश की ओर चलते हुए क्रिश के हाथों में अपना हाथ देकर प्यार से बोली, सच्ची तुम्हें मेरी मेहंदी अच्छी लगी? साइको देखो, तुम्हें पता है इसमें तुम्हारा नाम भी है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। तुम भी ना साइको, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हारे चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे सबसे पहले तुम्हें अपनी मेहंदी दिखाकर उसमें अपना नाम ढूंढवाना था। यह रिचुअल था जो मौसी ने बताया था, लेकिन मैं तो भूल गई और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है साइको। तुम्हारे चक्कर में मैं हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। कहते हुए आसी एक बार फिर रोने को हुई। तभी क्रिस उसे अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए बोला, रोने की कोशिश मत करना फायरफ्लाई, नहीं तो तुम बात बात पर बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम ढूंढ लिया है। कहकर कृष्ण ने आसी के हाथों को उसकी आंखों के सामने कर दिया और मेहंदी के बिल्कुल उसी जगह पर पॉइंट किया जहां कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। लेकिन यह देखकर आसी थोड़ी हैरान हुई और हैरान नज़रों से कृष्ण की तरफ देखते हुए बोली, अरे लेकिन यह तो तुम्हारा नाम नहीं की जगह, तुम्हारा नाम साइको थोड़ी ना है। वह तो मैं तुम्हें प्यार से बुलाती हूँ, लेकिन मुझे याद है यहाँ तो तुम्हारा नाम कृष्ण लिखा था, यह साइको कैसे हो गया? कहते हुए आशी कंफ्यूज थी। वह अपने हाथों की मेहंदी खुद ही देखने लगी और आशी के इस सवाल को सुनकर कृष अपने ख्यालों में खो गया। जब वह आशी के पैरों में मेहंदी लगा रहा था, उसकी नज़र आशी के हाथों की मेहंदी पर भी गई, जहां से कहीं कहीं से मेहंदी छूट चुकी थी। कृष्ण ने उन्हें करेक्ट कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र आसी के हाथों में मेहंदी के डिजाइन के बीच अपने नाम पर गई, जिसमें कृष का नाम लिखा था। ना जाने क्यों आसी के हाथों में अपना नाम देखकर कृष को ज़्यादा खुशी नहीं हुई और उसने धीरे से उस जगह पर अपने नाम को हटाकर डिजाइन बना दिया और दूसरी जगह उसने अपने नाम की जगह साइको लिखा। इस बात को याद कर प्रेजेंट टाइम में कृष के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी।
उसकी नज़र आसी के कन्फ्यूजन चेहरे की तरफ गई तो कृष्ण ने उसे वापस अपने सीने से लगाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, छोटा सा है, फट जाएगा फायरफ्लाई। और कृष की बातों को सुनकर आसी मुंह बनाते हुए उसके सीने से एक बार फिर बच्चों की तरह चिपक गई। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा साइको रहूंगा फायरफ्लाई। इन शब्दों को कृष्ण ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा था। ना जाने उसकी आंखों में उस वक्त वह कौन से इमोशन थे जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन कृष की यह हरकत यह साबित कर रही थी कि उसे आसी के लिए उसका साइको बने रहना ही अच्छा लगता है और वह हमेशा उसकी फायरफ्लाई। तो दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें।